स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। पीएम ने दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर्स का उद्घाटन किया। इससे दूरस्थ सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क विहीन गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। उधना से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई लाइन का दोहरीकरण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मनाबार कोरापुट गोरपुर लाइन का राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये परियोजनाएं ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में माल और यात्री आवागमन में उल्लेखनीय सुधार लाएगी। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग और व्यापार को मजबूती भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरामपुर और उधना सूरत के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत जल्द ही बड़े बड़े जहाज बनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा।
भारत में नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर के विस्तार के लिए भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 275 राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए बनाई गई मेरिट योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें पीएम ने प्रधानमंत्री ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके तहत संबलपुर और बरहामपुर में विश्व कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाईफाई सुविधाओं को भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में अब जल्द ही चिप बनने जा रही है। हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरहामपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संबलपुर स्थित VIMSAR को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा पीएम ने प्रधानमंत्री अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित किए। ये योजना दिव्यांगजनों, विधवाओं, लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों सहित कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार को सशक्त करने वाली सरकार है। भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। लेकिन
कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक लेख साझा किया है जिसमें बताया गया है कि कैसे बीएसएनएल का 4G स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक आर्टिकल पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे बीएसएनएल कॉरपोरेट का 4G स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है। 2.2 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाली 92,000 से अधिक साइटों के साथ ये भारत की निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर की यात्रा को दर्शाता है, जो रोजगार, निर्यात, राजकोषीय पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आर्टिकल में लिखा है कि स्वदेशी भले ही एक विचार के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन अब ये विकास का इंजन बन चुका है। इस सिद्धांत का मूर्त रूप भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल है और दूरसंचार क्षेत्र के लिए इसने जो नियम पुनः लिखे हैं वे तकनीकी और नागरिक दोनों क्षेत्रों से समान रूप से संबंधित हैं। कोविड-19 महामारी के बीच जब देश लचीलेपन और आपूर्ति श्रृंखला स्वायत्तता की मांग कर रहा था, बीएसएनएल ने अपने 4G रोल आउट की तैयारी के लिए पूरी तरह से स्वदेशी 4G स्टैक डिजाइन और निर्माण करने का संकल्प लिया। इस संकल्प ने नीति को व्यवहार में और फिर मूर्त बुनियादी ढांचे में बदल दिया, जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्षमता पर लागू स्वदेशी सिद्धांतों का प्रदर्शन हुआ। 4G स्टैक आधुनिक मोबाइल संचार का मस्तिष्क और रीढ़ है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा मिश्रण है जो सुनिश्चित करता है कि कॉल कनेक्ट हो, डेटा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो और इंटरनेट का अनुभव मजबूत बना रहे। दशकों तक ये महत्वपूर्ण प्रणालियां विदेशों से आती रहीं, जिससे भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा। जहां वैश्विक विक्रेताओं ने 2G और 3G की विरासत से क्रमिक रूप से विस्तार किया, वहीं भारत ने एक खाली कागज से शुरुआत की और अपनी खुद की वास्तुकला का खाका तैयार किया। प्रधानमंत्री के विजन और बीएसएनएल के दृढ़ संकल्प के साथ देश ने इस वास्तुकला को नए सिरे से बनाना शुरू किया, जिससे ये साबित हुआ कि नवाचार की इच्छा शक्ति विरासत में मिले लाभों से भी आगे निकल सकती है। इस कार्य के लिए अभूतपूर्व सहयोग की आवश्यकता थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने बेजोड़ विशेषज्ञता के साथ कोर नेटवर्क विकसित किया। तेजस नेटवर्क्स ने लचीले रेडियो एक्सेस समाधान तैयार किए और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में हर हिस्से को निर्बाध सटीकता के साथ एकीकृत किया। पूरी संरचना मात्र 22 महीनों में आकार ले ली और ये गति उन देशों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी जो दशकों से इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहे थे और इसीलिए इस तकनीक का उत्पादन करने में सक्षम 5 देशों के चुनिंदा क्लब में भारत का प्रवेश ऐतिहासिक था। सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की उत्तेजित हो रहे हैं, बल्कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है। या जम्मू कश्मीर का गुर्जर बकरवाल हो या पूर्वोत्तर मुख्य धारा से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया हो। यह प्रधानमंत्री मोदी कहे हैं। खेल के नियम बदल रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
नए अवसर सृजित हो रहे हैं, बल्कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है। व्यक्ति हमारे योजनाओं का केंद्र नहीं बना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये मैं मानता हूं कि एक क्रांतिकारी बदलाव भारत। जब प्रधानमंत्री ने 2014 में इस चुनौती को उजागर किया, उन्होंने इस कल्याण को राष्ट्रीय मिशन बनाकर महिलाओं को वंदन अधिनियम ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। महिलाएं अब सेना और विमानन जैसे क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए एक भाई बन के एक बहुत बड़ा साहस दिया है महिलाओं को, और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की है, जिससे कि 3 तलाक का कानून लेके ये सरकार आई। ये एक सराहनीय पहल की और महिलाओं के अंदर जागरूकता आई, साहस आया, डर का माहौल दूर हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को सामाजिक सहभागिता और जन जागरूकता को लेकर एक नई पहल मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री आम नागरिकों से सीधा संवाद करते हैं और सामाजिक बदलाव से लेकर दिन प्रतिदिन के शासन के मुद्दों पर लोगों के साथ विचारों और सुझावों को साझा करते हैं। वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में से 60% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यह सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक समावेश पर उनकी प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प और तत्पर रहना उन्हें दूसरों से अलग करता है और एक लोकप्रिय जननायक बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में देश विदेश से खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ देश के किसान उत्पादक संघ भी अपने नवाचार को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत के किसान संघ उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण में क्या कुछ नया कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में एक है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण युक्त आहार की आज देश दुनिया में सबसे बड़ी मांग है और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। मोदी सरकार में किसानों के लिए बनी नीतियां आज किसान उत्पादक संघों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ के एफपीओ ऑर्गेनिक खेती में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने उत्पादों को निर्यात कर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो भी फ्रूट और हॉर्टी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, उसमें से जैसे कीवी फ्रूट, वो आपका न्यूजीलैंड का फ्रूट है बेसिकली, लेकिन अरुणाचल में जो कीवी होता है वो न्यूजीलैंड का कीवी से भी बहुत अच्छा कीवी है। जैसे ड्रैगन फ्रूट होता है मिजोरम में, उसके बाद में पैशन फ्रूट होता है, जो हमारा जिंजर है, जो ये आपका कार्बी एंग्लोन जिंजर, वो जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, उसका भी रेशिया कम है, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। वो हमारा जो भी नॉर्थ ईस्ट में जितना भी सामान है, डिफॉल्ट और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ऑर्गेनिक ही बोल सकते हैं आप इसको। ये बदलते भारत की ही तस्वीर है कि झारखंड के गुमला की भगवती देवी भी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में देश दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच अपने एफपीओ की स्टॉल पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। हम लोग एसएचजी ग्रुप से हैं दीदी लोग, हम लोग का समूह जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वहाँ में सारी महिलाएं काम करती है और हम लोग का ये प्रोडक्ट्स बिक्री होता है। ये हमारे मतलब गुमला जिला में होता है, हमारा आउटलेट है वहाँ, उसके बाद ऑनलाइन में भी होता है हम लोग का। अब पूरा इंडिया में हम लोग इसको बिक्री करते हैं। नवाचार के लिए अवसरों की देश में अब कोई कमी नहीं है। युवा शिल्पा एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा में बांस और बाकी चीजों से ऐसे उत्पाद बना रही हैं, जिससे इन्हें आमदनी भी अच्छी हो रही है और गांव की ही महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं।
गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माइग्रेशन की, उन आर्टिजन्स की जो चले जाते हैं। सो हम प्लांटेशन से लेके आसपास के जितने गांव होते हैं, जितने भी आर्टिजनल वर्कर हैं, उन सबको एम्प्लॉय करते हैं जो हमारे लिए फर्नीचर और होम डेकोर के आइटम्स बनाते हैं। पर जो नॉन आर्टिजन हमारे हैं कम्युनिटी मेंबर्स, वो हमारे लिए ये बैम्बू लीफ टी बनाते हैं, जो कि इंडिया का पेटेंटेड प्रोडक्ट है एंड यूएस में इसका पेटेंट पेंडिंग है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का मकसद खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार, घरेलू बाजार को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है और भारत तेजी से न सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि निर्यात में भी रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सूरत के सारोली में बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला सेक्शन सूरत से बिलीमोरा तक होगा, जो वर्ष 2027 तक चालू हो जाएगा। इस स्टेशन की खासियत बताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि सूरत स्टेशन पर सारी गाड़ियां रुकेंगी और ये बहुत बड़ा स्टेशन है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला सेक्शन खुलेगा वो है सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का आज स्टेशन का और ट्रैक लेइंग का काम का सब देखा मैंने, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और विशेषकर जो ट्रैक का जो काम है उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज लेके आई गई है। रुक करते अगली खबर का। लेह में भड़की हिंसा के बाद राज्य में शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्हें लेह से जोधपुर लाया गया है। वांगचुक पर आरोप है कि उनकी भूख हड़ताल के दौरान उनकी ओर से नेपाल के जेएनजी आंदोलन, अरब स्प्रिंग के संदर्भ के साथ उकसावे वाले भाषणों और भ्रामक वीडियो के कारण हिंसा भड़की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यटन दिवस पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजसी पहाड़ों से लेकर शांत समुद्र तटों तक और कालातीत मंदिरों से लेकर आधुनिक चमत्कारों तक भारत दुनिया भर के पर्यटकों के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल टूरिज्म पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। आइए यात्रा की भावना और अपने अद्भुत राष्ट्र की सुंदरता का जश्न मनाएं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के दौरे के तहत तिरुवनंतपुरम पहुंचे। नड्डा केरल के कोल्लम में आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री सबसे पहले कोल्लम के वल्लिकावु में स्थित अमृतपुरी आश्रम में माता अमृतानंदमयी के 72वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद नड्डा कोल्लम में ही थमाराकुलम के पलिथोट्टम में द किल्लोन बीच होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में भाजपा राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुई हिंसा पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति या धर्म के नाम पर भड़काते हैं उनके लिए ही सरकार ने बुलडोजर तैयार किया था। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा उन्होंने कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था।
वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। पूर्व सपा सरकार पर सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के लोग दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया करते थे, वहीं दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आवते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। और नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही देश भर में जीएसटी की दरों में कमी आने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। इसका प्रभाव बाजारों में भी दिखना शुरू हो गया है। जीएसटी की नई दरों के अनुसार जिन वस्तुओं पर 28% जीएसटी था, उनमें अधिकतर वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को घटाकर 18% कर दिया गया और 12% जीएसटी स्लैब को घटाकर उन पर 5% किया गया है और कुछ वस्तुओं को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। भिवानी के लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया है। जीएसटी से कम होने से वस्तुएं बहुत सारी सस्ती हुई हैं। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया फायदा किया है, जिसमें नोटबुक को जो बच्चे एक्सरसाइज नोटबुक यूज करते थे वो पहले 12% के टैक्स के दायरे में आती थी, उसको गवर्नमेंट ने खत्म करके जीरो टैक्स प्रणाली पे ला दिया है, टैक्स फ्री हो गई है, जिससे क्या कि 12% मोटा मोटी नोटबुक का रेट कम हो जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है कि जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है ये क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार की तरफ से। इससे एक आम उपभोक्ता को फायदा होगा तो नेचुरल है कि मार्केट में ज्यादा बिक्री आएगी और कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस अवश्य पूछता है। तो अब उसने जब 1 महीने पहले जो प्राइस पूछा और अब प्राइस पूछेगा तो उसको प्राइस कम मिलेगा, तो नेचुरल है कि वो चीज खरीदने के प्रति उत्साहित होगा। तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता था, उस पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है, उसका सीधा सीधा फायदा पूरी देश की जनता को मिलेगा। और जो राशन के ऊपर जो जीएसटी था वो भी लगभग जीरो के बराबर कर दिया गया है, उसी का सभी देशवासियों को उसका बहुत लाभ मिलेगा। हम इसके लिए मोदी जी का और पूरी एनडीए गठबंधन की सरकार का पूरी का सभी का फायदा मतलब धन्यवाद करते हैं दिल से। मैं ट्रैवल एजेंसी से बिलोंग करता हूं, तो ट्रैवल एजेंसी के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने होटल की दर जो 7500 तक का होटल की दर थी उसको 12% से 5% में ले आए हैं, जिससे कि बाहर घूमने जाने वाले के इंडिया में कहीं भी घूमने जाने वालों के लिए बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी के जो जीएसटी पे जो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दिया उसके लिए स्वागत करता हूँ। आज स्वास्थ्य बीमा के ऊपर 18% जीएसटी से 0% जीएसटी करके आम आदमी को इस सुविधा का लाभ दिया है, क्योंकि पहले क्या था कि आम आदमी सुविधा का लाभ नहीं ले सकता था। आज 25,000 के बीमे के ऊपर 5,000 रुपए का जीएसटी का जो डिस्काउंट हुआ है वो बहुत बड़ा है। और लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी जामवाल ने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि एफसीआरए के उल्लंघन का भी मामला उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही है। देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहाँ पे है, हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास
इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। गुरुग्राम के झाड़सा के पास NH-48 के एग्जिट 9 पर एक तेज रफ्तार थार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि थार कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रियाद स्थित सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सऊदी खेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित भारत रन 2025 का आयोजन किया। इसमें प्रवासी भारतीयों ने उत्साह से भाग लिया। साथ ही फिटनेस, एकता और सेवा की भावना का जश्न मनाने के साथ भारत के विकसित भारत दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया गया। भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। और बरेली SSP इस वक्त एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम, इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई है उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FIR नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख FIR है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या UP 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान CCTV फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध 0 टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए,
और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। टोटल अभी तक 7 FIRs हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उसको हस्ताक्षर किए हुए थे। क्या ये पूरा प्लान का आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या शामिल निकल के सामने आया है, और क्या बाहर के लोग भी बरेली में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल थे? ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, डीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया। हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें ये तो बरेली हिंसा मामले में अभी आप सुन रहे थे एसएसपी की प्रेस वार्ता, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं और उसी कड़ी में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मौका वारदात से किस तरह से क्या क्या सामग्री बरामद की गई, हथियार भी बरामद किए गए हैं, मोबाइल भी बरामद किए गए, जिनकी सघन जाँच लगातार की जा रही है। कोई भी ऐसा उपद्रवी जो शांति भंग करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और खबरों में बढ़े आगे, आपको बताएं कि लद्दाख में हुई हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने बताया है कि मामले की जांच के दौरान 3 नेपाली नागरिकों के शामिल होने के सबूत पाए गए हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इन्वाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशेट करने की कोशिश की गई। जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हज़ार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।